अरे बस ठीक है दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डायमेंशन से विमा, और उसका पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। विमा, हमने देखा था कि विमा हम कैसे निकालते हैं, किस टाइप से हमें विमा देखते हैं, विमा निकालते हैं। विमा क्या होती है, विमा क्या होती है, क्योंकि फिजिक्स में विमा का बहुत अधिक महत्व है। विमा के बिना, डायमेंशन के बिना किसी क्वांटिटी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसको हम ना पहचान सकते हैं, ना हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने जो चीज़ें थी, जो फॉर्मूले थे हमारे काम आते हैं, जो फॉर्मूले हम पूरी जब सेकंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट कोर्स पढ़ते हो तुम, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, मतलब फिजिक्स कहीं भी पढ़ते हो तुम, तो जनरली अगर बात करें फिजिक्स जहाँ भी तुम पढ़ते हो, वो सब फिजिक्स के अंदर जो फॉर्मूले काम आते हैं, लगभग लगभग हमने देखा 11वीं और 12वीं के जो फॉर्मूले थे वो हमने देखे। अब हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ नियतांक हैं, उन नियतांकों की विमाएं हम देखेंगे कि उन नियतांकों की विमाएं हमें कैसे निकालते हैं, उन नियतांकों की विमा क्या होती है। तो लिखो, नियतांकों की विमा, डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स, नियतांकों की विमा, नियतांकों की विमा। और फर्स्ट लिखो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जिसको हम किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। जिसको म्यू से लिखते हैं, कोई एन से भी लिखते हैं। कई बुक्स में तुम एन देखोगे, कई बुक्स में तुम म्यू देखोगे। तो देखो नोटेशंस हैं, ये नोटेशंस हैं। एक ही क्वांटिटी के दो नोटेशंस भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे तुम्हारा नाम, जैसे तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम तुम्हारे घर वाले कुछ दूसरा रखते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होता है, मम्मी पापा कुछ और रखते हैं, दोस्त कुछ और रखते हैं, ठीक है। और तुम जानते हो वो वाले लोग तुम्हारा कुछ नाम और रखते हैं, तो ये नाम है, लेकिन तुम थोड़ी अलग हो। तुम्हारी क्वांटिटी, जो तुम्हारी जो डेफिनेशन है या फिर तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, वो तो सेम ही है, ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम अलग है, पहचानने का, जो पहचान करने का नाम, इसी वजह से नोटेशन अलग होता है, म्यू है चाहे एन है, बाकी इसका मतलब एक ही है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, मेन चीज़ तो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो नियतांक है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो क्या होता है, ठीक है। हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। जो हमारी वैक्यूम है, जो हमारा वैक्यूम है, उस वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ वायु बोल दो या निर्वात बोल दो, कोई भी पदार्थ वायु या निर्वात की तुलना में कितना ज्यादा डेंस है, कितना ज्यादा गाढ़ा है, या फिर उस, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, सी अपॉन वी, सी अपॉन वी। सी नियतांक है कि नहीं है, वेग है, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स होती है कि नहीं होती है, प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग है, और वी माध्यम में वेग है। ये निर्वात में वेग है और ये क्या है, माध्यम में वेग है। लेकिन दोनों की जो विमा है, दोनों की जो विमा है वो तो सेम ही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी किसको बताते हैं, वेग को बताते हैं। तो आप देखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको तुम कैपिटल जी से लिखते, जिसको तुम्हें कैपिटल जी से लिखते हो। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो, गुरुत्वीय बल है वहां से आता है, गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल को फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई भी दो द्रव्यमान है हमारे पास, कोई भी दो द्रव्यमान हैं, उनका द्रव्यमान m1 और m2, उनका द्रव्यमान m1 और m2 है, तो हमारा जो गुरुत्वीय बल है
जो गुरुत्वीय बल है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वीय बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उनकी जो बीच की डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको अगर हम सम्मिलित रूप से लिखें, इसको हम सम्मिलित रूप से लिखते हैं तो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब हमें समानुपाती कांस्टेंट है, समानुपाती जो का जो साइन है, समानुपाती प्रोपोर्शनलिटी, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। और वो कांस्टेंट क्या है, जिसको हम जी से लिखते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी बात करते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो क्या होता है, विमाहीन होता है। लेकिन वो कांस्टेंट्स है विमाहीन नहीं होते हैं। सभी कांस्टेंट्स विमाहीन नहीं होते हैं। बहुत सारे कांस्टेंटों की विमा होती है, बहुत सारे कांस्टेंटों की विमा होती है। जैसे एग्जांपल आपके सामने इसी का हम देखेंगे। ठीक है, तो F इक्वल टू ये। ठीक है, यहाँ से तुम G लिख सकते हो, यहाँ से तुम्हें G लिख सकते हो। तो G इक्वल टू क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F की विमा क्या होती है, बल है, बल की विमा क्या होती है, m1 L1 t-2 इंटू एल स्क्वायर। आर स्क्वायर है मतलब दूरी का स्क्वायर है, एल स्क्वायर वाक नहीं हुआ। ठीक है, नीचे एम स्क्वायर। एम और m2 दोनों ही द्रव्यमान एक नहीं है, एम स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। देखो ऊपर जाएगा -2 + 1, तो m की पावर कितनी बच जाएगी, -1। एल की पावर कितनी हुई 3, टी की पावर कितनी है -2। ये आपकी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक, उस गुरुत्वीय नियतांक की विमा क्या है आपके पास, m1 L3 t-2, m1 L3 t-2। यह आपकी गुरुत्वीय जो नियतांक है उसकी विमा आई। ठीक है, अब आता है प्लांक नियतांक, अब आता है हमारा प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक हम जानते हैं कि एनर्जी E इक्वल टू क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एनर्जी है वो E इक्वल टू क्या होती है, h इंटू न्यू। जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन न्यू, E अपॉन न्यू। और E तो क्या है, ऊर्जा, E तो क्या है, ऊर्जा। और नीचे क्या है, आवृत्ति, ये क्या है, आवृत्ति। तो ऊर्जा का मात्रक तुम जानते हो, ऊर्जा का जो मात्रक है वो ऊर्जा की जो विमा है m1 L2 t-2, अभी निकाल ली थी, पहले वाली क्लास में हमने देखी थी, m1 L2 t-2। और आवृत्ति की क्या होती है t-1। तो ये क्या हुआ m1 L2 t-1। तो हमारा जो प्लांक कांस्टेंट है उस प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है, विमा है, वो क्या आई, m1 L2 t-1। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। नेक्स्ट लिखो बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कई बार तो एग्जाम में डायरेक्ट इन कांस्टेंट की विमा ही पूछ लेता है। बोल्ट्जमान नियतांक, इसको किससे लिखते हो तुम, के से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं हम, के से लिखते हैं। अब देखो सबको मालूम है, केमिस्ट्री पढ़ते हो, पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन के टी। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से के इक्वल टू क्या होगा, पी वी अपॉन एन इंटू टी, पी वी अपॉन एन इंटू के। सही है। अब एन तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसकी कोई विमा नहीं होगी। एन तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसकी कोई विमा नहीं होगी। तो पी वी और टी की विमा तुम जानते हो, पी वी और टी की विमा तुम जानते हो। तो पी क्या है, प्रेशर है, बल, ओ सॉरी दाब है। और दाब क्या होता है, बल अपॉन एरिया इंटू आयतन अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या, m1 L1। सही है क्या, नहीं है, सही है क्या, नहीं है। यहाँ पर क्या आता है, बल इंटू विस्थापन और होता है। और नीचे क्या है, L2, ऊपर क्या है L की पावर 3, नीचे क्या है टेम्परेचर। देख लो, कर लो कैलकुलेशन,
2 से कैंसिल होगी, 1 बच गई कि नहीं बच गई, 2 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, m1 l की पावर 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, l की पावर कितनी बची, 3, t की पावर -2 और 1 t की पावर -3। बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान नियतांक है, उसकी विमा क्या आई, m1 l3 t की पावर -3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है t, वहाँ t को हम समय से लिखते हैं, सॉरी दोस्तों, t को हम किससे लिखते हैं, समय, t में हम समय से लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, तापमान है, तो तापमान को किससे लिखते हैं, केल्विन से लिखते हैं। तापमान को किससे लिखते हैं, केल्विन से लिखते हैं। तो ये देखो, इसकी जो विमा है, इसकी जो विमा है वो क्या हुई, k इक्वल टू क्या होगा, F/A इंटू V/T। तो F की क्या होगी, m1 l2 t -2 अपॉन l2 इंटू आयतन की कितनी हुई, l3, और नीचे क्या, k और थीटा, क्योंकि t तापमान है, t समय ना हो कि क्या है यहाँ पर तापमान है, तो इसकी जो विमा है वो क्या होगी, m1 l की पावर 2 से, और 2 और 1 3, t की पावर -2 और k की पावर -1। m1 l3 t की पावर -2, m1 l3 t की पावर -2 और k माइनस, अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या होगा यहाँ पर, L1 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, L, यहाँ पर क्योंकि फोर्स ही है, कार्य नहीं है, वो कार्य में आता है l⁻², कार्य में आता है l⁻², तो ये क्या होगा, m1 l2 t की पावर -2 k की पावर -1। मैं इसको भी सही कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जल्दी में गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये देखो, और कई जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, क्योंकि टेम्परेचर को हमने बोला था कि टेम्परेचर को हम किससे लिखते हैं, टेम्परेचर को हम थीटा से भी लिखते हैं, या तो केल्विन के से लिखोगे या किससे लिखोगे, थीटा से लिखोगे। तो यहाँ पर जो आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, यहाँ पर जो आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, उस बोल्ट्जमान कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या होगी, ये होगी, ये होगा। ठीक है, अब आता है श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी। अब आता है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, और इसको किससे दर्शाते हो, ईटा से। श्यानता गुणांक को हम किससे दर्शाते हैं, ईटा से। तो हम जानते हैं कि जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थों में जो फोर्स लगता है, तरल पदार्थों की जो लेयर्स हैं, तरल पदार्थों की जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या होता है, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया और जो वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, डेल वी अपॉन डेल जेड। जैसे मान लो ये तरल है, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई तरल प्रवाहित होता है, जब भी कोई तरल प्रवाहित होता है तो वो एक परतों के रूप में होता है, परत के रूप में होता है। जो तरल जितना गाढ़ा होता है, जो तरल पदार्थ जितना गाढ़ा होता है, उसका वेग उतना ही कम होता है। जैसे शहद का वेग पानी की तुलना में कम होता है, शहद का वेग है पानी की तुलना में कम होता है, क्योंकि उनकी परतों के बीच में जो बल लगता है, जो शहद की दो परत है उस परत के बीच में बल लगता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो F = क्या होता है यहाँ से, ईटा। यहाँ पर इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से ईटा = क्या हो जाएगा, F × डेल जेड अपॉन A × डेल वी। तो देखो फोर्स वही
m1 L1 t-2 अपॉन एरिया का क्या होगा L2 डेल v वेलोसिटी का क्या होगा L1 t-1 इंटू डेल z क्या होगा मतलब डिस्टेंस दूरी है तो हमारा जो विस्कोसिटी कांस्टेंट है उसकी विमा क्या आ गई कैलकुलेट कर लो इसको L1 से कैंसिल हो गया ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 L-1 ठीक है और t-2 और ऊपर जाके तो t-1 m1 L-1 और t-1 m1 L-1 और t-1 ये आपकी क्या थी हमारे जो कांस्टेंट्स थे या हमारे जो नियतांक थे जो काम आते हैं वो उनकी विमाएं थी। अब एक नोट दे के लिखो आपने स्टार्टिंग की जो क्लास थी उसमें देखा था कि हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7 मूलभूत राशियां होती हैं 2 पूरक राशियां होती हैं और ये सारी जो भी निकाली हम ये सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। तो जो पूरक राशियां थी पूरक राशियों में हमने देखा था कि पूरक राशियों का मात्रक होता है। पूरक राशियां कितनी थी 2 थी वो कौन कौन सी थी पूरक राशियां थी एक तो एंगल समतल कोण था जिसको थीटा से लिखते हैं दूसरा घन कोण था जिसको डी ओमेगा से लिखते हैं एक का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक क्या होता था स्टेरेडियन होता है। तो हमने देखा था कि जो थीटा था उस थीटा की जो वैल्यू थी वो क्या था यही तो था थीटा ये चाप है उसकी और ये क्या उसकी त्रिज्या है। थीटा इक्वल टू क्या था चाप अपॉन त्रिज्या। थीटा इक्वल टू क्या था ये चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये चाप की लंबाई और ये त्रिज्या दोनों दो लंबाइयों का अनुपात है कि नहीं। जो आपका कोण थीटा है समतल कोण थीटा है वो 2 लंबाइयों का अनुपात है कि नहीं है और इसका मात्रक क्या होता था रेडियन होता है। लेकिन तुम डायमेंशन देखोगे तो यहाँ भी L और यहाँ भी L है तो ये m0 L0 t0 आएगा कि नहीं आएगा। अर्थात हमारा जो समतल कोण है वो मात्रक तो होता है उसका लेकिन उसकी कोई विमा नहीं होती। दूसरा इसी प्रकार से डी ओमेगा था वो क्या था डी ए अपॉन आर स्क्वायर एरिया अपॉन यही तो था कि कोई भी एरिया है उसके द्वारा किसी भी मान लो पॉइंट पर जो 3D में जो एंगल बनता है वो क्या है उसका तो ये तो आर डिस्टेंस है और ये इसका एरिया कितना था डी ए। इसका जो मात्रक था वो स्टेरेडियन था लेकिन यहाँ पर देखो एरिया नीचे भी एरिया की यूनिट है कि नहीं ऊपर भी एरिया की यूनिट है नीचे भी एरिया की यूनिट है दोनों यूनिट कैंसिल होगी कि नहीं होगी तो ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कि नहीं है ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कि नहीं है। तो एक नोट लगा के लिखो कि जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं जो हमारी पूरक राशियां होती हैं पूरक राशियों के मात्रक होते हैं लेकिन कोई विमा नहीं होती है। लिख दो ये बात। पूरक राशियों के मात्रक होते हैं पूरक राशियों के मात्रक होते हैं लेकिन कोई विमा नहीं होती पूरक राशियों के मात्रक होते हैं लेकिन कोई विमा नहीं होती है। और इससे उल्टा दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कई बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं इंटरव्यू में कई बार हमें घुमाने के लिए हमें उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेकंड मान लो तुम टीचर बन गए उससे आगे भी आप एग्जाम्स देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो कई बार ये चीज़ तो आपको याद है आपने पढ़ी है तो ये तो याद है लेकिन वो क्या पूछते हैं वो पूछते हैं कि ऐसी कौन सी राशियां हैं
जिनकी मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होती है, तो आप बोल देते हो ये पूरक राशियां दो ही हमारे पास, रेडियन और स्टेरेडियन वाली। तो ऐसी दो राशियां हैं जिनको पूरक राशियां सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, जिनकी यूनिट्स होती हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होती। फिर उनका अगला क्वेश्चन क्या होगा, इंटरव्यूअर का अगला क्वेश्चन क्या होगा कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनकी विमा होती है लेकिन मात्रक नहीं होता है। ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनकी विमा होती है लेकिन मात्रक नहीं होता है। और वो इतने कॉन्फिडेंस से और पूछते हैं कि आप ऐसे सोचोगे कि ये तो मैंने पढ़ाई नहीं और जरूर कोई ना कोई ऐसी होती होंगी। तो इससे उल्टा इसका रिवर्स पॉसिबल है, नहीं है। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, ऐसी कोई भी भौतिक राशि नहीं होती है जिसकी विमा हो और मात्रक नहीं हो। अर्थात अगर किसी क्वांटिटी की विमा है, अगर किसी क्वांटिटी की डायमेंशन है, तो उसका यूनिट जरूर होगी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन काम करने में काम आएगा, नेक्स्ट नोट जो क्वेश्चन करने में काम आएगा, ठीक है। क्या, जैसे साइन थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शंस होता है, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, मतलब कोई से भी, जैसे कोट, कोसेक, सेक, सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं ये डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू देते हैं अपनी। तो आप कहीं पर भी साइन थीटा लिखा हुआ है तो वो डायमेंशन लेस होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। सभी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं, ठीक है। दूसरा, दूसरा नेक्स्ट नोट लगा के लिखो, आप कहीं पर भी जैसे e की पावर x में, log x में कोई भी फंक्शन ऐसे, कोई भी जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, कोई भी लोगरिथम फंक्शन देखो कि e की पावर x में है, log x में इस टाइप का कोई फंक्शन है, ये भी सारे क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं। ये भी सारे क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं, विमाहीन होते हैं। सभी के सभी जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ठीक है, और लोग वाले जो फंक्शंस हैं वो सारे क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं। क्योंकि e की पावर तुम निकाल रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल e की पावर 10 आपने निकाला, तो यहाँ पर इस x का मतलब क्या है, ये एक फिक्स वैल्यू। आप e की पावर x निकाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखता है कि ये जैसे कोई लंबाई है, लंबाई नहीं है, ये उस लंबाई का अमाउंट है। x अगर आप लंबाई बोल रहे हो तो ये क्या है, उस लंबाई का एक अमाउंट है, जैसे 10, 20, 30, 10, 20, 30 जो भी है, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो आपके सारे के सारे एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस होते हैं, सारे के सारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि अगर किसी दो राशियों को आप जोड़ते हो, घटाते हो, अगर किन्हीं दो राशियों को, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपके बहुत काम आएगा। अगर किन्हीं दो क्वांटिटीज को, कोई दो भौतिक राशियों को आप जोड़ते हो और घटाते हो, तो वो तब ही जुड़ती है जब उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई हो सकती, मल्टीप्लाई सभी क्वांटिटी हो सकती हैं, जिनकी डायमेंशन अलग अलग है वो भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जुड़ती कौन सी हैं, केवल वो ही भौतिक राशियां जुड़ती हैं जिनकी डायमेंशंस क्या है, सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें बात किया जाए कि जैसे कोई बोले 1 kg और 1 मीटर है, क्या ये दोनों क्वांटिटी जुड़ सकती है। एक क्वांटिटी आपके पास है जिसका, जी क्वांटिटी है जिसकी जो यूनिट है वो 1 kg है, दूसरी की 1 मीटर है, क्या ये दो क्वांटिटी जुड़ सकती है, नहीं जुड़ सकती। अगर यहाँ द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में द्रव्यमान ही जुड़ता है, द्रव्यमान में द्रव्यमान ही जुड़ता है, और उनकी भी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर वो MKS में है तो MKS में, और CGS में है तो CGS में ही होनी चाहिए। जैसे ये 1 kg और 1 ग्राम, ये भी नहीं जुड़ेंगी,
इस ग्राम को केजी में चेंज करो या इस केजी को ग्राम में चेंज करो, तब ही ये जुड़ सकती हैं। ये लिख दो, ये भी आप लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके, बहुत काम आएगा। समान विमा वाली भौतिक राशियां समान विमा वाली भौतिक राशियां ही जुड़ती और घटती हैं। जुड़ती और समान विमा वाली भौतिक राशियां ही जुड़ती और घटती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट है। जैसे एक क्वेश्चन करो इसके ऊपर कि F इक्वल टू, कि दिया गया है आपको कि F इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी, F इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी है, जहाँ F तो क्या है, F बल को बता रहा है, F बल को, और X विस्थापन को, F बल को, X विस्थापन को, और T समय को बता रहा है। F बल को, X विस्थापन को और T समय को बता रहा है। तो जो कांस्टेंट्स आपको A और B दिख रहे, जो नियतांक A और B दिख रहे हैं, उन नियतांकों की डायमेंशंस फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन आरपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आरपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर F इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी है, अगर F इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी है, तो A और B की डायमेंशंस फाइंड आउट करो, विमा फाइंड आउट करो। अभी हमने बात की कि केवल जिन वो ही भौतिक राशियां ऐड हो सकती हैं, वो ही भौतिक राशियां जुड़ती हैं जिनकी विमा क्या होती है, समान होती है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन से आएगा, इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएगा। तो F इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी इंटू टी, ये क्या है, बल, ये क्या है, बल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें मालूम है कि A इंटू एक्स है और B इंटू टी, A इंटू एक्स की जो विमा है वो भी क्या होगी, बल होगी, और B इंटू टी की जो विमा है वो भी क्या होगी, बल ही होगी। क्योंकि दो भौतिक राशियां बल और बल को जोड़ोगे तो तीसरा भी क्या मिलेगा आपको, बल ही मिलेगा। अगर आप बल और बल को जोड़ोगे तो तीसरी जो भौतिक राशि है वो भी आपको क्या मिलेगी, बल ही मिलेगी। और A इंटू एक्स का जो गुणा है वो भी क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए। तब ही ये इक्वेशन क्या है, वैलिड है। अगर ऐसा नहीं है, जो हमने ये लिखा है, अगर ऐसा नहीं है तो ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं है। और एग्जामिनर ने बोला है कि ये वैलिड है, एग्जामिनर ने दिया है इक्वेशन, तो इसका मतलब ये वैलिड है। इसका मतलब हमें मालूम चला, A इंटू एक्स की जो विमा है वो किसके बराबर होनी चाहिए, बल के बराबर होनी चाहिए। A इंटू एक्स की जो विमा है वो किसके बराबर होनी चाहिए, बल के बराबर होनी चाहिए। और बल की विमा आप जानते हैं, बल की विमा है वो हम जानते हैं, M1 L1 T माइनस टू, M1 L1 T माइनस टू बल की विमा होती है। A तो कांस्टेंट और इसकी विमा क्या होगी, L1। एक्स विस्थापन है और विस्थापन की विमा क्या होती है, L1 होती है। तो यहाँ पर जो A कांस्टेंट है, यहाँ पर जो नियतांक A है उसकी विमा क्या होगी, M1 L1 T माइनस टू, और नीचे क्या आ जाएगा, L1। और इसको इधर भेज दो तो ये नीचे आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हुआ, M1 L, देखो 1 और 1 जीरो वाक नहीं हुआ, T माइनस टू। तो आपका जो नियतांक A था, आपका जो नियतांक A था, उस नियतांक की विमा क्या आ गई, M1 L0 T माइनस टू, M1 L0 T माइनस टू। ये तो हुई A की विमा। इसी प्रकार से F इक्वल टू क्या था, ए एक्स प्लस बी इंटू टी। तो B इंटू टी की जो विमा है वो भी क्या होनी चाहिए, बल के बराबर होनी चाहिए। B इंटू टी की जो विमा है वो भी क्या होनी चाहिए, बल के बराबर होनी चाहिए। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल अपॉन
समय, बल अपॉन समय, क्योंकि इसको नीचे ले आओ और बल की विमा क्या होती है m1 L1 T-2 और नीचे क्या हो जाएगा T1 तो बी की जो विमा है वो क्या हो जाएगी m1L1T-3 m1L1T-3 तो आपके जो बल जो कांस्टेंट बी था, आपका जो कांस्टेंट बी था उस कांस्टेंट बी की विमा क्या हुई m1L1T-3 m1L1T-3 एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड हर बार क्वेश्चन आता है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, केवल ये याद रखना है कि समान विमा वाली राशियां ही जुड़ती और घटती, समान डायमेंशन वाली राशियां ही जुड़ती और घटती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर दो आप, एक क्वेश्चन और कर दो, तो तुम्हारे पूछा हुआ ही है v इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी प्लस टी, ax इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस टी। दो ए बी और सी नियतांक से, ए बी और सी जो नियतांक है उनकी विमा बताओ, ए बी और सी जो नियतांक हैं उनकी विमा बताओ, उनकी विमा तुम बता सकते हो। देखो ये क्या है वेग, ये क्या है वेग, एक्स विस्थापन और टी टाइम, वही जो पहले वाले क्वेश्चन में था वही चीज है, एक्स विस्थापन है और टी क्या है समय है। इसका मतलब हमें मालूम चला कि a इंटू एक्स की जो विमा है वो क्या होनी चाहिए वेग होनी चाहिए, b अपॉन सी प्लस टी की जो विमा है वो क्या होनी चाहिए वेग होनी चाहिए। और अगर तुम थोड़ा सा सोच पा रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो c प्लस टी है कि नहीं है, मतलब टी किस में जुड़ रहा है सी में जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, और हमने अभी देखा था, अभी बोला था और अभी पढ़ा था कि समान विमा वाली भौतिक राशियां ही जुड़ती और घटती हैं, सी में टी जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब ये टाइम है, अगर ये टाइम है तो ये भी क्या होगा टाइम होगा कि नहीं होगा, अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा कि नहीं होगा। तो हमें एक तो सीधी सीधी मालूम चलेगी कि जो सी है, कि जो सी की जो विमा है वो क्या है टाइम की होगी, समय की होगी, क्योंकि देखो सी प्लस टी, अगर यहाँ पर और कोई कांस्टेंट होता तो फिर अलग चीज होती, लेकिन यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, सी डायरेक्ट टी में जुड़ रहा है, सी डायरेक्ट समय के अंदर जुड़ रहा है, इसका मतलब सी की विमा समय की विमा होगी, इसका मतलब है सी की जो विमा है वो समय की विमा होगी, तो सी की विमा आ गई आपके पास। और ए इंटू एक्स की जो विमा है वो किसके बराबर होगी वेग के बराबर होगी, तो ए की जो विमा है वो क्या होगी वेग अपॉन विस्थापन x, और वेग की विमा क्या होती है m0 L1T-1 अपॉन L1, तो इसका मतलब है m0 L0 और T-1। तो आपका जो कांस्टेंट a था, आपका जो नियतांक a है उस नियतांक की विमा क्या आई m0 L0T-1 आई कि नहीं आई, m0 L0T-1 आई कि नहीं आई। ठीक है, अब इसी प्रकार से वेग की विमा ही किसके बराबर होगी b अपॉन सी प्लस टी, बी अपॉन सी प्लस टी के, तो b अपॉन सी प्लस टी की विमा वेग के बराबर होगी और c की विमा समय के बराबर है, और ये दोनों समय प्लस समय समय ही होगा कि नहीं होगा। तो देखो b की जो विमा है वो क्या होगी वेग इंटू समय, वेग इंटू समय, और वेग का क्या होता है m1L1T-1 और इंटू समय क्या है T1। तो यहाँ पर जो B की जो विमा है वो क्या होगी m1L1T0। ये तो एक सिंपल निकालने का तरीका, ये तो हमें एक निकाल कर देख रहे हैं कि निकाल कर हम किस टाइप से देखें कि इसकी विमा क्या होगी। ठीक है, अगर कोई बोले, अगर कोई बिना निकाले देखना चाहे, अगर कोई थोड़ा सा है सोचता है, और एग्जाम में देखो सारी चीजें निकालनी नहीं होती है, कुछ दिमाग का भी इस्तेमाल करके हमें डायरेक्ट चीजें क्लिक करनी होती है, टिक करनी होती है। एक बात बताओ, ये वेग है कि नहीं है, एक बात देखो तुम, ये वेग है या नहीं है, ये वेग है और ये भी वेग है कि नहीं है टोटल,
सही है कि नहीं है? यहाँ से सी का डायरेक्ट तुम्हें मालूम चल गया, यहाँ से सी का डायरेक्ट मालूम चल गया क्योंकि सी समय में जुड़ रहा है, इसका मतलब सी की विमा समय की विमा। सही है नहीं है? और ये वेग है, इसका मतलब ये भी वेग है। हमारे जो नोट लिखा था, हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो डेफिनेशन है कि समान विमा की भौतिक राशियां ही क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इसकी विमा भी वेग, इसकी विमा भी वेग। वेग की विमा क्या होती है? विस्थापन अपॉन समय या फिर दूरी अपॉन समय। सही है कि नहीं है? वेग क्या होता है? दूरी अपॉन समय। ये दूरी अपॉन समय है तो ये भी दूरी अपॉन समय होगा। दूरी अपॉन समय, नीचे समय है तो ऊपर क्या होगा, दूरी। तो बी की डायरेक्ट विमा आ गई कि नहीं आ गई? तुम सोचो बी की जो विमा है वो देखो हमने निकाली कि ये देखो L1 आ रही है, दूरी आ रही है। तो डायरेक्ट सोच भी सकते हो कि नहीं सोच सकते? तो अगर थोड़ा सा देखो एग्जाम में, देखो चीजें तुम्हें डायरेक्ट भी करनी है तो ऐसे डायरेक्ट सोच के भी हम निकाल सकते हैं, बिना पेन चलाए, बिना चीजें। लेकिन ये चीजें बहुत प्रैक्टिस से आएंगी। जब हम बार बार इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ऐसी चीजें आएंगी। ऐसे नहीं है कि हम एक बार पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि ये टॉपिक इजी है और उसको छोड़ देते हैं और लास्ट में मालूम चलता है कि उस टॉपिक से ही क्वेश्चन गलत होता है। क्योंकि किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम है और एग्जाम में सब क्वेश्चंस का जो मार्जिन है वो बराबर है। सबका जो मार्किंग है, जितने नंबर का हार्ड क्वेश्चन आएगा उतने ही नंबर का इजी क्वेश्चन आएगा। लेकिन हार्ड क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेगा, इजी क्वेश्चन टाइम कम लेगा। इसका मतलब इजी क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ गई। टाइम ज्यादा ले रहा है इसका मतलब है उसकी वैल्यू घट गई, वो कम क्वेश्चन करने देगा तुम्हें। इजी क्वेश्चन है, कम टाइम ले रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि वो उतने ही समय में आप 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हो जितने समय में हमें 8 क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम पास करने के थोड़े से तरीके होते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम लगे रहो और चीजों को मिस करते रहो, नहीं। और बार बार प्रैक्टिस करनी, बार बार है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो फिजिक्स में ऐसी कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो हमें नहीं कर सकते। बहुत आसानी से फिजिक्स के एग्जाम पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खड़ा है, किया है मैंने, ठीक है, खुद के बेसिस से, खुद के बेसिस। और ये डायमेंशन एनालिसिस का जो मैं ये इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कल ही वो जेई एडवांस का पेपर लगा था 26 तारीख को। 26 तारीख को जेई एडवांस का, मतलब तुम सोचो आईआईटी एडवांस का पेपर लगा था, उसमें इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आया था जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। इसी कॉन्सेप्ट पर इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आए थे जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। जेई मेन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। और आरपीएससी भी उसी टाइप से क्वेश्चंस पूछती है। तो ये सारी चीजें मैं मतलब पूरी बाइंड अप करके चीजें कि कैसे कौन सी चीज को कहाँ से आरपीएससी उठा रही है, कौन सी चीज को कहाँ से आरपीएससी लिंक कर रही है, इतनी मेहनत अगर मैं तुम्हारे करके लिए तुम्हारे सामने ला रहा हूँ, तो मैं तो केवल उन चीजों को प्रैक्टिस करनी है, केवल उन चीजों को समझ के अप्लाई करनी है। कर सकते हैं। अगर कोई नहीं करता, अगर कोई फिर भी नहीं करता है तो वो देखो खुद की गलती है उसमें। अगर फिर भी नहीं करता है तो वो खुद की लापरवाही है और उसकी वजह से अपना नेगेटिव रिजल्ट कर बैठते हैं, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। फिर वही बात, वही कहावत, वही गांव वाले कि खुद के कर्मों का भुगतान इंसान को खुद ही करना पड़ता है। खुद के कर्मों का भुगतान इंसान को खुद ही करना पड़ता है, दूसरों को कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो एक। कोई भी भौतिक राशि थी, कोई भी एक भौतिक राशि थी हमारी। भौतिक राशि को जो लिखने का तरीका था, भौतिक राशि को लिखने का तरीका था, हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जिसको तुमने पी क्यू लिखा था, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, उसको लिखते हैं हम किससे, एन इंटू यू से। एन तो क्या है, उसका आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। एन तो क्या है, उसका आंकिक मान है। और यू क्या है, उसका मात्रक। एन उसका आंकिक मान है, यू उसका क्या है, मात्रक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें एमकेएस यूनिट में होते हैं, कुछ चीज़ें सीजीएस यूनिट में होते हैं। एमकेएस यूनिट में उनकी वैल्यू अलग होती है, सीजीएस यूनिट में उनकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, एफपीएस यूनिट में उनकी वैल्यूज अलग होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हमें रटना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हमें रटना पड़ता है। लेकिन वो जो रटना है,
वो जो रटना है वो अब नहीं रटना है, अब तुम सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। इस तरीके से मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे जैसे मान लो, लिखो एमकेएस, एमकेएस यूनिट है, ठीक है, सीजीएस यूनिट है, और एक क्या है तुम्हारा, एफपीएस यूनिट। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस यूनिट्स हैं तुम्हारी, ठीक है। एमकेएस यूनिट में, एमकेएस एमकेएस यूनिट में जो लंबाई है, लंबाई को किस में लिखते हो, मीटर में लिखते हो। सीजीएस यूनिट में किस में लिखते हो, सेंटीमीटर में लिखते हो। और एफपीएस में किस में लिखते हैं, हम फुट में लिखते हैं। 1 फुट, 2 फुट, फीट सब जानते हो तुम, सब फिट जानते हो कि नहीं जानते हो, सब जानते हैं, ठीक है। अब जो हमारा द्रव्यमान है, जो हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान को एमकेएस में किस में लिखते हैं हम, केजी में लिखते हैं, ठीक है। इस सीजीएस में किससे लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। और एफपीएस में किससे, पाउंड में लिखते हैं, ठीक है, पाउंड में लिखते हैं। और जो हमारा समय है, और जो हमारा समय है, समय को सभी यूनिट में सेकंड में लिखते हैं। ये चीज तुम्हें याद रखनी है, सबके याद भी है। ये कोई बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सबको जनरली याद होता है कि एमकेएस यूनिट में लेंथ को है हम मीटर में लिखते हैं, द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं, और समय को सेकंड में लिखते हैं। वही चीज सीजीएस में आ जाता है, तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, द्रव्यमान को हम ग्राम में ले लेते हैं, और समय को हम सेकंड में ले लेते हैं। तीसरा जो हमारी एफपीएस यूनिट है, एफपीएस यूनिट में लंबाई को हम फीट में ले लेते हैं, FWT, फीट में ले लेते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में ले लेते हैं, और समय को वो इस सेकंड में रखते हैं। ठीक है कि नहीं है, सबको मालूम है। कहाँ गई? ठीक है। अब देखो कि जैसे आप सब जानते हो कि एक जो न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक है, एमकेएस यूनिट का मात्रक है। बल में, बल को एमकेएस यूनिट में लिखते हो तो न्यूटन से लिखते हैं कि नहीं लिखते। और उसी बल को अगर तुम्हें सीजीएस यूनिट में लिखना पड़े तो क्या लिखते हो, डाइन लिखते हो। उसी सीजीएस यूनिट, उसी बल को अगर सीजीएस यूनिट में लिखना पड़े तो क्या लिखते हैं, हमें डाइन में लिखते हैं। सही है कि नहीं है। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, हम सबको मालूम है। लेकिन होते कैसे, देखो ये चीज याद रखनी है, सबके याद रहती भी है, सबकी याद है। लेकिन जो तुम ये तरीका सीख लोगे तो उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि मान लो बाई चांस नहीं, एग्जाम क्या है, हमारे डर बना रहता है दिमाग कि एग्जाम में भूल गया तो, एग्जाम में हम भूल गए तो इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेंगी, कोई टाइम से याद नहीं आई तो वो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, ठीक है भूल गए तो हम निकाल लेंगे, हमें आता है तरीका, और उसमें मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगते हैं। तो लिखो, एक क्वेश्चन टाइप में लिख लो, एक न्यूटन में, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं। सॉल्यूशन देखो, हमने देखा था स्टार्टिंग के कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको किससे लिखते हैं, n इंटू यू से लिखते हैं। और n इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। n इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये न्यूटन है, ये एमकेएस यूनिट है या नहीं है, एमकेएस यूनिट है। और सीजीएस यूनिट में उसी न्यूटन का क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, एमकेएस यूनिट में मीटर में, केजी में और सेकंड में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हम उसी चीज को सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में लिखते हैं कि नहीं लिखते। देखो मैं जल्दी इस वजह से बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ये हमें आती है ये चीजें, बस केवल अपने कॉन्फिडेंस के लिए और अपने नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कि हम कैसे करें, क्योंकि कल को तुम टीचर बनोगे और फिर हमें पढ़ाना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमें जानते हैं कि n इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए n इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट है। तो एक न्यूटन,
1 न्यूटन, मान लिया n डाइन होते हैं उसमें। 1 न्यूटन में मान लिया हमने n डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? n डाइन होते हैं। ये हमने मान लिया, इस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। न्यूटन है, न्यूटन की जो न्यूटन का जो न्यूटन क्या है? बल का मात्रा का न्यूटन है। और न्यूटन की जो डायमेंशन है वो क्या होती है? बल की डायमेंशन सबको मालूम है तुम्हें। बल की जो डायमेंशन है वो सबको मालूम है तुम्हें। क्या होता है? m1 की पावर 1, m1 l1 m l1 t-2, ठीक है, और इक्वल टू n इंटू m2 l2 t2 की पावर -2 1 +1। ये चीज है कि नहीं? अब देखो m1 l1 t1 क्यों लिखा है? क्योंकि एम की एस यूनिट में है। m2 l2 t2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये CGS यूनिट में। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो n इक्वल टू क्या होगा देखना, m1 अपॉन m2 की पावर m1 अपॉन m2 की पावर 1, ठीक है। दूसरा l1 अपॉन l2 की पावर 1, और तीसरा t1 अपॉन t2 की पावर -2। भाई इन चीजों को यहाँ भेज दो, तो m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2, t1 अपॉन t2 की पावर -2। हमने ऐसे कैसे इन चीजों को लिख दी। तो देखो n इक्वल टू m1 क्या था? मास केजी में। m1 क्या था? मास केजी के अंदर है, और नीचे क्या है? मास ग्राम में। मास है ग्राम में। तो एक बात बताओ, ठीक है, दूसरा इंटू ये क्या था? लेंथ मीटर में। ये क्या था? लेंथ सेंटीमीटर में, इनकी पावर 1। ये क्या था? सेकंड, और ये क्या था? सेकंड की पावर -2। अब ये क्या है? ये चीजें कैंसिल हो सकती हैं? नहीं हो सकती। ठीक है, हमें मालूम है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, इंटू यहां पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और एक बात बताओ, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है कि नहीं होता है? इंटू 1। अब देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10 की पावर 3 और 2 10 की पावर 5 हुआ कि नहीं हुआ? 10 की पावर 5 हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 न्यूटन में कितनी पावर हुई? एक एक न्यूटन है, उसमें कितनी डाइन हुई? 10 की पावर 5 डाइन। ओ हुई। एक न्यूटन है, उस न्यूटन के अंदर कितना हुआ? 10 की पावर 5 डायन होती। एक न्यूटन में कितना? 10 की पावर 5 डायन होती। बोलो, सिंपल तरीके से, इजीली तरीके से तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, बस केवल हमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं है। बस बल है, बल की जो डायमेंशन है वो हमें याद है, और उसको रख दिया और अप्लाई कर दिया, और केजी को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ये वैल्यूज आ गई हमारी। ठीक है, अब जैसे इसी तरीके से तुम लिख सकते हो, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। निकाल सकते हो तुम सब, निकालना उसको, उन जो भी हैं उनको निकालना। दूसरी बात, अब देखो, जो डायमेंशन एनालिसिस हमने पढ़ा, इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो डायमेंशन एनालिसिस हमने पढ़ा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या सीमाएं हैं? डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा आपने, जैसे वेग और चाल है। वेग और चाल है, वेग और चाल दोनों की डायमेंशन सेम होती है कि नहीं होती? ठीक है कि नहीं है? दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम होती है कि नहीं होती है? तो इसमें जो राशि हम व्युत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम आ रही है तो वो यूनिक है। वो एक ही है, वो एक ही नहीं है, क्योंकि चाल है वो एक अदिश राशि है, वेग है वो एक सदिश राशि है। तो डायमेंशन अगर सेम आ रही है तो वो यूनिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, दूसरी लिमिटेशन ये है, दूसरी कमी ये है कि जो कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट के बारे में तो ये बता देती है, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं
और उसमें कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वो कांस्टेंट की वैल्यू ये नहीं बताती है, क्योंकि कांस्टेंट डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, 1 मिनट देखे कितना टाइम हो गया, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए। जैसे मान लो कोई भी एक पेंडुलम, कोई भी एक पेंडुलम है, वो ऑसिलेशंस कर रहा है, कोई भी एक पेंडुलम है वो ऑसिलेशन कर रहे हैं, और उस पेंडुलम का जो आवर्तकाल है, उस पेंडुलम का जो आवर्तकाल है, उस पेंडुलम का जो आवर्तकाल है इसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल, और इसकी लंबाई पर और ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड करता है। दिया हुआ है हमें कि कोई एक सिंपल पेंडुलम है, कोई एक सिंपल हमारा लोलक है, उसका जो आवर्तकाल है वो उस पेंडुलम की लंबाई और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, तो उसका सूत्र बताओ। तो उस सिंपल पेंडुलम का, उस पेंडुलम के आवर्तकाल का सूत्र बताओ। ठीक है, अब ये दिया गया है तो आप इनको सम्मिलित रूप से लिख लेंगे हम। T इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर x और G की पावर y, और इक्वल टू K L की पावर x G की पावर y और T। ठीक है, आवर्तकाल क्या हो गया, K नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक नियतांक आ गया L की पावर x और G की पावर y। सही है कि नहीं है? अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पर ये आवर्तकाल है कि नहीं है? यहाँ पर ये आवर्तकाल है, T इक्वल टू के एल की पावर x और G की पावर y। आवर्तकाल है तो आवर्तकाल की जो यूनिट है वो क्या होती है, m0 l0 t1 होती है कि नहीं होती है, इंटू के। ठीक है, l x है तो l की पावर x, g है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण का यूनिट आप जानते हो, त्वरण का जो यूनिट है वो क्या होती है, L1 t-2। हाँ या ना? जो गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है कि नहीं है? उसकी पावर क्या होगी, मैंने इन सबको एक साथ करके लिख दो, तो देखो L की पावर x और प्लस y, भाई L की पावर x प्लस L की पावर y और t की पावर -2y, और इक्वल टू में क्या है, m की पावर 0, L की पावर 0 और t की पावर 1। सही है कि नहीं है? मैं थोड़ा सा जल्दी इस वजह से अब, क्योंकि ये चीज़ें अभी सीख ली हमने, बस कंपेयर करना है। एक बात बताओ, यहाँ पर एल की पावर कितनी है, 0 है, यहाँ पर एल की पावर कितनी है, x प्लस वाई है। यहाँ पर एल की पावर कितनी है, 0 है, यहाँ पर एल की पावर कितनी है, x प्लस वाई है। सही है कि नहीं है? तो दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, इधर जो लेंथ की यूनिट है वही लेंथ की यूनिट इधर होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सही है, तो यहाँ पर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब x इक्वल टू क्या होना चाहिए, -y होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सही है कि नहीं है? x इक्वल टू क्या हो गया, -y हो गया, तथा -2y है, -2y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि देख लो -2y है, -2y की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ से y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1/2। y की जो वैल्यू है वो -1/2, और x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फिर +1/2, क्योंकि x इक्वल टू क्या है, -y। x इक्वल टू -y है तो y की वैल्यू -1/2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1/2 आ गई, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ गया। अतः अतः t इक्वल टू क्या हो गया, k। ठीक है, l की पावर k, l की पावर कितनी आई, अरे कहाँ गया, ठीक है,
तो ये x की पावर क्या आ गई प्लस 1/2। तो l की पावर क्या थी, x थी, तो l की पावर तो क्या आ गई 1/2। ठीक है, और y की जो g थी उस g की पावर कितनी थी, g की पावर कितनी थी -2y थी। सॉरी, t की पावर कितनी थी, इक्वेशन में वैल्यू रख दो, अपने आप वैल्यू आ ही रही है। ठीक है, x की पावर आ गई 1/2 और y की पावर कितनी आ गई हमारी -1/2। x की पावर आ गई 1/2 और y की पावर आ गई -1/2। तो यहाँ से आपका अपने आप फॉर्मूला है वो निकल के आ जाएगा कि l की पावर ये और g की पावर -1/2। ठीक है, तो k इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, L/G, ये इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, इसने बता दिया कि एक नियतांक होता है, इसने बता दिया कि एक नियतांक होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस नियतांक की वैल्यू क्या होती है। और हम जानते हैं कि किसी भी पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो क्या होता है, T = 2π√L/G। L/G, ये वैल्यूज तुम्हारी आ गई हैं। इनको तुम आसानी से चीज़ों को अपन सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। ये इसकी एक लिमिटेशन थी। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ये टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस का, वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका असाइनमेंट देंगे, उस असाइनमेंट को तुम सोल्व करना, और तुम जब सोल्व कर लोगे उसके बाद में उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ईमानदारी से सोल्व करना उस असाइनमेंट को, ऐसे नहीं हो कि असाइनमेंट ठीक है हम सॉल्यूशन देख लें, नहीं। जो क्वेश्चन पहले तुम खुद करना, फिर देखना उसको वीडियो को, जिससे क्या होगा, खुद का एनालिसिस होगा, खुद का एनालिसिस होगा। जहां पर तुम अटको वहां पर देखना, जिससे वो चीज परमानेंट मेमोरी में जाती है। मान लो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन एक बार में नहीं आए, उसको सोचो, थ्योरी को वापस पढ़ो, फिर अगर नहीं आता है तो फिर बाद में तुम वीडियो देखो, जिससे वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। अगर उस टाइप का क्वेश्चन फिर आता है तुम्हारी एग्जाम में तो वो कभी गलत नहीं होगा। ये तुम्हारा ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, कि पहले प्रॉब्लम को हम सोल्व करें, नहीं आए तो वापस थ्योरी पढ़ें, और फिर भी नहीं आए तो उसका सॉल्यूशन देखा जाए। क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद हमेशा ही सब चीज़ें क्या लगती हैं, आसान लगती हैं, इजी लगती हैं। इस वजह से ये काम नहीं करना है, क्योंकि अगर ये काम करोगे तो तुम्हें ही उसका नुकसान होगा। अब तुम सब समझदार हो, सब हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब हम इस लेवल पर हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वेक्टर, वेक्टर जो एनालिसिस है, कि कोई सदिश हैं, सदिश क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस वाले पार्ट के साथ। बोलू बोलू